सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुड इवनिंग। तमाम तर मुआशी मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर नागहानी आफात और कुदरती आफात से टकराने के बावजूद, वजह इसके कि ग्लोबल पेंडेमिक है और टिड्डी दल ने मुल्क पर हमला किया हुआ है, बल्कि टिड्डी दल तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। उसके बावजूद आज दयामिर भाषा डैम पर तामीराती काम का आगाज़ हो गया है। एक ब्रीफिंग दी गई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चलास में इज्तिमा से खिताब भी किया। फैसल वाडा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कौमों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बड़े फैसले लिए जाएँ और 50 साल पहले जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई थी, अगर इस पर लॉन्ग टर्म या तवील मुद्दती काम पहले शुरू कर दिया जाता तो आज इस हुकूमत को ये फैसले लेते हुए 2020 का इंतजार ना करना पड़ता। पहली हुकूमतें अगर कर जाती तो शायद मसाइल यहाँ तक ना पहुँच पाते। अच्छा, ये तो बड़ा पॉजिटिव काम है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, इस गवर्नमेंट का, कि डैम की बात उन्होंने की थी और इस गवर्नमेंट के आने से पहले की थी। चले कम अज़ कम उस पर इनिशिएटिव तो लिया गया। अब बाकी डैम्स के ऊपर कब लिया जाएगा ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई और अच्छी शुरुआत है। लेकिन हम क्लीन शीट नहीं दे सकते गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी को। 2 साल के दौरान बेरोज़गारी बढ़ी है, 2 साल के दौरान महंगाई बढ़ी है, 2 साल के दौरान शुगर माफिया, शुगर मिल्स माफिया और इसके अलावा जो फ्लोर मिल्स माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का जीना दो भर कर रखा है। आपके सामने है, अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से आटा नायाब होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि क्रैकडाउन करना है और क्रैकडाउन करें, बिला तखसीस करें, बिला इम्तियाज़ करें और जिसको पकड़ना है पकड़ें, लेकिन आटा और गंदम दोनों नॉर्मल रेट्स के ऊपर मुहैया होनी चाहिए। अब ये होती हैं नहीं होती हैं इसका फैसला बाद में किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हमने जो एक चेंज देखा है वो चेंज ये है कि जैसे कोई नोटिस लिया जाता है या जैसे ही कोई इंतबाही कार्रवाई का इंदिया दिया जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। अल्टीमेटली बाद में आपको रेट्स बढ़ाना पड़ते हैं ताकि चीज़ें तो सप्लाई लाइन के ऊपर कट ना आए और वो सप्लाई लोगों तक पहुँचती रहे। ये बड़े अलमिया की बात है। अब देखते हैं कि ये जो नोटिस लेने की बात की गई है या इंतबाह का नोटिस जारी हुआ है कि जी आप कोशिश करें कि गंदम और आटा उन्हीं निर्खों पर मिले जिन पर मिलना चाहिए, तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। पेट्रोल के जो रिजल्ट्स थे वो हमने देख लिए 1 महीना पहले। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चलास में खिताब करते हुए क्या कहा वो पहले मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ये जो दयामिर भाषा डैम, आपको पता है ये आज से 50 साल पहले इसके ऊपर फैसला हुआ बनाने का। इसकी साइट तो पहले से थी क्योंकि ज़बरदस्त साइट है इसकी, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर हैं इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये अगर आज हम पीछे, दुनिया आगे निकली है और हम अपने ऊपर उस तरह आगे नहीं बढ़ सके, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी वजह है। और इंशाल्लाह जो अब हमारे प्लान्स हैं, इसके बाद और डैम्स के पूरी बनाया हुआ है हमने कि हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। लॉन्ग टर्म मुश्किल फैसले लेना पड़ते हैं और वो लेने के लिए आपको बड़ा ब्रूटल होना पड़ता है। वो लीडरशिप स्किल्स जाहिर करते हैं कि आप कितनी ब्रूटैलिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं ताकि तवील मुद्दती जो मंसूबे हैं उसका संगे बुनियाद रखा जाए और बाद में आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाती रहें। रही बात हमारे यहाँ महंगाई, बेरोज़गारी या इसके अलावा अशिया की अदम फराहमी की, तो उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर क्रैकडाउन क्यों करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ हम अवाम का भी तो कसूर है। हम अखलाकी बदउनवानी में इतने घिरे हुए हैं कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन ना ले, जब तक स्टेट की या रियासत की मशीनरी एक्टिवेट नहीं हो जाती, उस वक्त तक मामला दुरुस्त हो ही नहीं पाते और इससे बड़े अलमिया की बात नहीं हो सकती। आज के गेस्ट पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आप DSNG पे हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, आप नियो टेलीविजन में होते हैं, आपने हमें लाहौर से स्टूडियो से ज्वाइन कर रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब फैसल करीम कुंडी साहब अभी चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करने वाले हैं।
पुंडी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों पॉलिटिशियन से बात करने से पहले मैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ जाना चाहूँगा। आप बहुत बड़े क्रिटिक हैं ख़ासतौर पर PTI गवर्नमेंट के, तो आपसे बात करना बनती है। मलिक साहब, क्या सारा मलबा गवर्नमेंट पर डालना दुरुस्त है? और आज जिस तरह से दयामिर भाषा डैम के तरक्याती काम का आगाज़ हुआ है, वजह इसके कि बहुत सारी मुश्किलात थीं, मुआशी मुश्किलात हैं, अखलाकी मुश्किलात हैं, लोगों का अदम ताउन है, पुराने कार्टेल्स हैं जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, कम से कम काम तो शुरू हुआ। इस हद तक तो तारीफ बनती है PTI गवर्नमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। देखें, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत जहाँ अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, जहाँ हुकूमत गलती करे उस पर पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से PTI ये समझती है, या हुकूमत कोई भी हो ये समझती है कि उस पर जो तनकीद की जाती है शायद उसको वो नेगेटिविटी के अंदाज में लेते हैं। गुजारिश ये है कि दयामिर भाषा बड़ी अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह किया, पुराना प्रोजेक्ट है, हर हुकूमत में उसमें लैंड एलोकेशन होती रही, लैंड परचेज़ होती रही। अब उसका हमने चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। गुजारिश ये है कि जब PTI ये कहती है, आपने भी कहा माफियाज़ हैं, इर्द गिर्द माफियाज़ हैं, माजी की हुकूमतें हैं, तो इससे थोड़ा सा अफसोस होता है। यानी आप 2 साल से इन्हीं चीज़ों पे गुजारे जा रहे हैं, जी माजी में ख़राब था इसलिए हमसे ठीक नहीं हो रहा। यानी आप मुझे तसव्वुर कीजिए, मैं आपको माजी में ले जाता हूँ जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बहुत सी उसमें ऐसी कोताहियाँ थी, जरदारी साहब हुकूमत में थे, बिजली का बड़ा बहरान था। और उसके बाद जो आने वाली हुकूमत है, अगर आप उस वक्त की TV चैनल्स टॉक शोज निकाल के देखें, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू में कहा हमें मुल्क ऐसा मिला जिसमें ख़राबियाँ थीं, और हमें मुल्क ऐसा मिला जिसमें बिजली का बहरान था। लेकिन ये 1-2 माह के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी, उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू कर दिए, बिजली के कारखाने लगना शुरू हो गए, उसमें आपके पावर सेक्टर में जो आपकी लोड शेडिंग थी वो ख़त्म होना शुरू हुई आस्ता आस्ता। और बिल आखिर 5 साल के बाद एक बड़े पावर सेक्टर में वो यहाँ बिजली के कारखाने चाइनाज़ के साथ मिल के वो लगाने में कामयाब हो गए। मोटरवेज थी वो बनना शुरू हो गई। मसला ये था कि ठीक है, इनको भी अगर एतराज़ है कि माजी की हुकूमतों में अगर कोई पॉलिसियाँ गलत रही हैं, भाई आप आए थे, आपने 100 दिन लिए, फिर आपने 6 महीने लिए, फिर आपने साल ले लिया, आप इस बात को ये भूल जाएं। कम से कम ये टॉक शोज़ का हिस्सा, तकरीरों का हिस्सा, सेनेट के इजलास में, कौमी के असम्बली के इजलास में एक रिकॉर्डेड टेप चलानी खुदा के लिए बंद कर दें और ये कहें कि भाई ये माजी की गलती थी, हमने अब दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अब देखें ना, हुकूमत जब कहती है कि माफियाज हैं, हुकूमत कहती है माफियाज चीनी देता है, हुकूमत जब कहती है माफियाज आटा नहीं मिलने देता, हुकूमत जब कहती है जी कि माफियाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ इस कौम के साथ इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। रियासत से और हुकूमत से ताकतवर कोई नहीं होता। जब चाहें TV चैनल बंद कर दें, जब चाहें बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, जब चाहें जिसको मुल्क से भगा दें, जिसको मुल्क से निकाल दें या मुल्क बुला लें। हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई इतनी बड़ी अवामी मुहिम नहीं चलती कि उनको शाम को गिरा के कोई फारग कर देगा। ये सारे एक्सक्यूजेस इसलिए होते हैं कि आपके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आप मलबा डाल देते हैं इस बात पे, जी माजी की हुकूमत ने ये गलत किया। भाई अगर पहली हुकूमत ने कोई गलत किया था तो आप ठीक कर देते। कोरोना अब आया, कोरोना की वजह से आपको मुश्किलात का सामना है, आपने आते ही क्या कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद कर दी, प्रॉपर्टी कारोबार बंद कर दिया। आपने कहा जी नहीं जी हम कोई MST स्कीम नहीं देंगे, आप 3 MST स्कीम दे चुके हैं। और अभी आप कह रहे हैं खड़े हो कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो कहता था कि हम एहतसाब करेंगे, करप्शन का पैसा निकालेंगे। मैं फरूकी साहब सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ जी प्लीज। अब वो कहते हैं कि इस हाउसिंग सेक्टर में वो पैसा लगा लें, हम पूछेंगे नहीं अगर किसी के पास ब्लैक मनी है। मेरा सवाल ये है कि हम कहते हैं जी कि लोगों ने फ्रंट मैन रखे हुए हैं, फ्रंट मैन के अकाउंट्स हैं। भाई अगर फर्ज करें माजी के किसी हुक्मरान का फ्रंट मैन अकाउंट होल्डर है, उसके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं, तो वो इमरान खान साहब की हाउसिंग स्कीम में लगा के वाइट कर लेगा, खुद भी बच जाएगा और आपने जिसका फ्रंट मैन था उसको भी बचा लेगा। इससे बड़ी करप्शन पाकिस्तान में क्या हो सकती है? आपके इस सवाल का जवाब मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से ले लेता हूं। बड़े जबरदस्त आपने पॉइंट्स रेज किए हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। बात तो मलिक साहब की किसी हद तक ठीक है। ये जो पासिंग द बक वाला सीन है जो हम मुसलसल खेलते आ रहे हैं कि पिछलों पे डाल दो, अपना मलबा दूसरे, अपनी टोपी दूसरे के सर पे डाल देना, ये कब तक चलता रहेगा? बाय द वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फारूकी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया जी। और इतना मुअज़्ज़िज़ पैनल है, चीमा साहब हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, सबको मेरा सलाम। देखें, बात बिल्कुल ऑनेस्ट बात तो ये है कि एक लिमिट होती है कि जब तक हम किसी माजी की हुकूमतों पे या पीछों पर अपना मलबा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अब तकरीबन हमारा आधा वक्त गुजर चुका है और अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है
कि हम माजी की बातें लेकर बैठें। हमें अपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, और ताकि जब हम 2023 में आवाम के सामने जाएं तो हम कुछ लेकर जाएं, क्योंकि अब आवाम हमारी ये माजी की कहानी सुनेंगे नहीं। जिसका पहला कदम जैसे आज उठाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, दयामिर भाषा डैम का, ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये हमारी हुकूमत रहे या ना रहे, इसे कंप्लीट होना चाहिए। वैसे अब इस कंफ्यूजन में क्यों है कि हुकूमत रहे ना रहे? ये कोई ऐसी कोई इंडिकेशन आई है, कोई ऐसी चीज आई है कि आप लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं -1 की बात करते हैं, अपने मुंह से करते हैं, तो कोई ऐसी बात हुई है क्या? नहीं, मैं जो है मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप आज की बात करें, मैं 2000 मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम के पास अब हम जब जाएंगे तो हम परफॉर्मेंस की बेस पर जाएंगे। अवाम हमें वोट तब देगी जब वो हमारी परफॉर्मेंस देखेगी, हमारी कारकर्दगी से मुतमईन होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा तो हमने माजी की, अब जैसे ऑपोजिशन आजकल हमारे साथ कर रही है कि जी हर चीज़ का हमारे ऊपर ब्लेम डालती है, और हम माजी में हुकूमतों पे डाला करते थे। लेकिन क्योंकि अब हम हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं, हम हुकूमत कर चुके हैं, अब हम जब आवाम के पास जाएंगे तो आवाम का जांचने का जो पैमाना होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसलिए मैं खुद ये कहता हूँ कि अब हमें इन सब चीज़ों से निकल कर उस पॉजिटिव आपने सर उनकी बात नहीं सुनी मलिक साहब की, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के हवाले से कहा। और ये जो नया पाकिस्तान है, मैं आपको उसकी बात बताऊं, क्योंकि मैंने कल भी, मैं अक्सर मेरी मुलाकात भी रहती है कंस्ट्रक्शन के लोगों से, आबाद के और मुख्तलिफ जो अहदेदारान हैं उनसे मेरी मुलाकातें रहती हैं। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये इसको कामयाबी के साथ इस प्रोजेक्ट को कर लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ब्लैक मनी वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि देखिए, एक चीज़ है, एक सेक्टर में आप काम करने के लिए इजाज़त दे रहे हैं, उसमें छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, समझे ना। अच्छा, ज़्यादातर तो उसमें ये है कि ये किसी ऐसे उसके लिए नहीं दी जा रही कि जी आपने जाके सिर्फ आप एक एमनेस्टी अप्लाई कर दें, उसके 2-4% आपने फीस भरी और वो आपका पैसा वाइट हो गया। ये आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें जाना है, उसमें कंस्ट्रक्ट काम में जाना है। उससे देखिए 25-30 इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी आपकी एक सेक्टर से, रोजगार बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने सुना है कि ये मैटर नहीं करता कि पैसा कहां से आ रहा है। देखिए, मैटर तो असल वाइट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, वाइट और ब्लैक की तो कहानी खत्म हो चुकी है ना फारूकी भाई। बात ये है कि अगर आप मैं घर में लेके बैठा रहा हूं उस पैसे को, है, और मैं ये बताऊं ना, मैं एक जनरल छोटे से आप खुद एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत करते रहे। लेकिन देखिए, बाज दफा मैं उन सब डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर चीमा साहब, बाज दफा ना चाहते हुए भी ऐसी दवाई खानी पड़ती है जिसको हमें नहीं खाना। अब ये आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं जरा कुंडी साहब की तरफ चलता हूं, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। जहांगीर साहब, कुंडी साहब, खत्म हो गया, फिर सारा बयानिया ही खत्म हो गया। मलिक साहब ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया। कुंडी साहब, एक तो ये कि दयामिर भाषा डैम का आज इफ्तिताह हुआ और तामीराती काम का बाकायदा आगाज हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? दूसरा, अभी आफ्ताब जहांगीर साहब की बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि जी अब काम शुरू करना है तो अब उसमें ये थोड़ी देखना है कि क्या वाइट है क्या ब्लैक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात है कि आज दयामिर भाषा डैम का जो है वो काम शुरू हुआ जी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें भी एक वो होनी चाहिए कि काम तो अच्छा है, तारीफ तो कर दें। नहीं, मैंने शुरू बात ही कर ली, अब मुझे तो एक बयाने तो बनाने देना। आप मुझे चलें टेक ऑफ तो करें ना। अच्छा, करें जी, करें। मैं इसकी मैं ये नहीं करूँगा, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कह दी। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक और चीज देख रहा हूँ कि इस डैम के शुरू होने में कुछ 1 साल डेढ़ डिले हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, शायद मैं गलत हूँ, मतलब ये नहीं है। अच्छा। और ये भी देखना चाहिए कि वो डिले किसकी वजह से हुआ है और उस एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ है। और अगर आप इसको प्रूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी वो दाएं बाएं लोग बैठे होंगे। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं समझता हूँ ठीक है, मे भी गलत भी हो, लेकिन ये चीज़ लेट शुरू हुई है, किसकी वजह से हुई है। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन वाबला को इस चीज़ का क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। अच्छा, वो कैसे मेहनत की है, जरा थोड़ा सा वजाहत कर देना, जरा पब्लिक को भी पता चले कैसे मेहनत की है उन्होंने। वो आप ऐसे करें, एक प्रोग्राम रखें उसके ऊपर, फिर क्योंकि लंबा प्रोग्राम हो, इसमें शॉर्ट प्रोग्राम नहीं हो सकता। आप पूरे 1 घंटा प्रोग्राम करें, ये सिर्फ जो है ना वो 15-20 मिनट वाला क्लिप है, वो नहीं चलेगा। उस पर एक आप प्रोग्राम रखें, फिर उसमें मैं आपके साथ उस पर डिबेट करूँगा, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर डिबेट होगी। लेकिन अच्छी बात है, पाकिस्तान में डैम्स बनने चाहिए, लेकिन इसको जो है आगे जाना चाहिए। उस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे KPK में 350 डैम्स बनाने का वादा किया गया था, और वो जो है वो अभी तक एक डैम भी वहाँ पर नहीं बनाया गया था। आपने बहुत सी बातें की कि ब्लैक मनी को जो है आपने अवॉइड किया। अब बातें वही आ रही हैं जो माजी में ये कहते थे हुकूमतें जो थी वो चोर थे, डाकू थे, ये थे। आज तो वही काम ये कर रहे हैं।
आज अभी ये कह रहे हैं कि जी खैर है, पैसे ले अपने आप, पैसे लो जहाँ से भी लाओ, आपने जो कुछ भी किया है आपने वो किया, अपने आप को क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि देखें, आपने मुख्तलिफ चीज़ें, मैं 2 साल आप हो गए, 2 साल में आपने एक पहला प्रोजेक्ट ये शुरू किया है, अब देखते हैं खुदा करे कि पाए तकमील तक पहुंचे, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत हो या ना हो। देखिए ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरे ख्याल में कंप्लीशन 2028 इसका जो मुझे इंफॉर्मेशन है, मे भी साल तो और भी लगे। लेकिन देखें KPK में बहुत से प्रोजेक्ट शुरू हैं। मैं अपने PTI के दोस्त को ये भी कहूँगा कि KPK में जिस तरीके से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उसके अंदर जिस तरीके से गबन हुए हैं या उसमें जो करप्शन हुई है, PTI की हुकूमत को चाहिए आप इस्लामाबाद में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म से कहें KPK में बहुत। अब आप देखें रिसेंटली इन्होंने नाम दिया जी पेशावर स्वात मोटरवे, जो कि स्वात तक अभी पहुंची भी नहीं है। ये जो पेशावर से जो है वो पलई तक पहुंची है। जी। अभी पूरा उनका एक्सप्रेसवे शुरू भी नहीं हुआ, और उस पे अगर आप चले जाएं, मैं आपको दावा देता हूँ आप आ जाएं, वो ऐसा काम हुआ पड़ा उस कॉन्ट्रैक्टर का, जैसे D क्लास का ठेकेदार है वो भी इससे अच्छा रोड बना देगा। पुले बैठ गए हैं, रोड बैठ गए हैं, पैचेस लग रहे हैं, वन वे हो रहा है, डाइवर्जन है। मैं खुद 3-4 दिन पहले उस रोड पे गया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की सुनी अनसुनी बात नहीं कह रहा हूँ। और वो अभी तक कंप्लीशन में भी नहीं है, वो भी सिर्फ जो है वो चकदर तक भी कंप्लीट नहीं, बहुत दूर की बात है। बाकी अगर आप देखें, बाकी चीजें देखें, ये बातें कर रहे थे माजी में चोरों लाखों की, आज मुझे बताएं वो NRO की कैसेट जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा कहते थे किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, वो NRO की कैसेट खत्म हो गई है, वो NRO की टेप खत्म हो गई है। आप KP में आए, आपको पता चल जाएगा करप्शन क्या होती है। आप अभी देखें कि रिसेंटली एक जो है, इनके पहले भी 2-3 वजीर हटाए गए हैं, अभी भी एक एडवाइजर को जो है कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि मेन मिनिस्ट्री वो चीफ मिनिस्टर के पास है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के पास है, वो सिर्फ एडवाइजर थे। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इमरान खान के विजन और महमूद खान की हिदायत के मुताबिक काम करता हूँ। तो वो इमरान खान का विजन था और महमूद खान की हिदायत थी। जो काम उन्होंने किया है वो उन्होंने खुद नहीं किया, उनके विजन और हिदायत के मुताबिक किया, क्योंकि आप उनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा रहे, हर जुमले के साथ आखिर में वो ये बात करते थे। अब बात आ गई कि उन्होंने अगर करप्शन की है, उन्होंने कमीशन किए। अब आप मुझे बताएं, कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, एक तरफ एक जंग शुरू है, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत खड़ी है KPK की, वहाँ पे उनमें कमीशनें मार रही है, उसमें अपने इश्तेहारात में कमीशन मांग रही हैं। अब ये चीजें आप देखें, कहाँ पर जंग है, कहाँ पर कमीशन। इससे पहले भी शौकत ज़ुहरी साहब हमारे मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के पिछली हुकूमत में, उनको भी इसी चीजों में निकाला गया था, इश्तेहारात और इस चीजों में, और उनको उस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। तो ये चीजें देखें, आप लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपकी 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। KPK में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें इनके जो है। अच्छा कुंडी भाई, अब एक और चीज भी यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो नोटिस तो जब भी लिए गए हैं, फिर उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत के मामले के ऊपर नोटिस लिया गया था, इसमें भी हम यही समझें कि अब चीज़ें गंदम गायब हो जाएगी। जी गंदम ऑलरेडी गायब है। अब इस दफ़ा फसल जो है गंदम की बहुत कम हुई है, क्योंकि जालाबारी की वजह से, बारिशों की वजह से बहुत कम जो है फसल जो है इस वक्त सही नहीं है। और फिर प्रॉब्लम ये होता है कि अभी जब हमें ज़रूरत होगी, तो मैं जिक्र करूंगा KPK और पंजाब की। जी हमारे DC साहब जो हैं वो पंजाब की, जो हमारे बाउंड्री पे बकर है या मियावाली है, उनके DC खड़े हो जाते हैं और वो पाबंदी लगाते हैं, कोई जो है मूवमेंट नहीं हुई गंदम की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनका कोई राइट नहीं है कि वो कर सकें, लेकिन वो उनके पास इख्तियार है, अपने आप वो जो है अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो जो है वो पाबंदियां लगा देते हैं। तो ये इन्होंने एक्शन लिया। देखें, इन्होंने हमें कहा था कि हमारे पास 200 जो है वो अरस्तू हैं मईशत के। हमें नहीं पता था कि इनके 200 दोस्त हैं जिन्होंने 22 साल इन्वेस्टमेंट किए PTI पे, और वो पूरे पाकिस्तान को फेंक के भेजने जाते हैं। आप देख लेना, अगर आप हवाबाजी की बात करें, उनमें ये मुलविस हैं, दवाई की बात करें, आप मास्क की बात करें, आप पेट्रोलियम की बात करें, कौन ऐड कर रहा है पेट्रोलियम को? आप कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई MPA मैंने कारोबार नहीं करके सबसे पहला ठेका रज़ाक दाऊद की कंपनी को दे दिया, डेस्कॉम को। तो मतलब है कौन सी, ठीक है। आप देखें, अभी टिकटों की बात हुई, दुबई और सऊदीया में PTI के दोस्तों को टिकटें दी गई, वो 500 और 800 दरम वाली टिकट 2000 और 2500 दरम पे बेची गई वहाँ पर लोगों के साथ। ये कहते थे कि जी फॉरेन जो है रिमिटेंस यहाँ पर लेके आए। तो ये सूरत-ए-हाल तो हमारे उन लोगों के साथ हुई जो फॉरेन कंट्री में रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपके पास इस वक्त 9 से 10 एडवाइजर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के नीचे हल्फ ही नहीं लिया, और वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के आइन के अंडर उन्होंने हल्फ नहीं लिया, तो पाकिस्तान के साथ वो क्या जो है वो लॉयल्टी शो करेंगे, बिल्कुल। दूसरी बात यह है, इनके स्पेशल असिस्टेंट्स, इनके वज़रा, इनके जो एडवाइजर हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था ना कि आप वेबसाइट पे देखेंगे उनके क्या एसेट्स हैं, बताएं ना उनके एसेट्स किधर हैं। वो तो एसेट जमा कराने किसे जो है कतरा रहे हैं।
उनके एसेट्स बताएं हमें, वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताएं कि कौन सी वेबसाइट है जिन पे हमें उनके एसेट्स पता चलेंगे कि आपके वज़रा, आपके एडवाइजर, आपके स्पेशल असिस्टेंट कि ये एसेट्स हैं। जो बातें की हैं, राइट, जो बातें की हैं उनके ऊपर यू टर्न्स भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहां अच्छे काम है वहां तारीफ भी बनती है। मैं जरा निसार चीमा साहब को शामिल करता हूं। चीमा साहब, गंदम बहरानी कैफियत में है और लोगों को ना तो आटा मिल रहा है ना गंदम मिल रही है, और उसके ऊपर फिर क्रैकडाउन का कहा गया है। तो अब क्या समझा जाए, फिर आने वाले दिनों में हम फिर मजीद बहरानी कैफियत की तरफ जा रहे हैं? देखिए फारूकी साहब, हम तो डर रहे हैं और कौम डर जाती है। जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो कौम घबरा जाती है कि पता नहीं अब कौन सा बम हम पे गिरने वाला है। जिस चीज़ का भी इन्होंने नोटिस लिया है उसके बाद आवाम के ऊपर तो एक अज़ाब भी आया है। अब देखेंगे, हुकूमत ने एक अजीब गवर्नेंस है कि 1400 रुपये फी मन इन्होंने गंदम की कीमत मुकर्रर की, और पूरे मुल्क में कोई एक जगह भी कोई बता दे जहाँ 1400 रुपये फी मन गंदम अवेलेबल हो, मुयसर हो। आज हालत ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी 1800 रुपये से लेके 2200 रुपये तक फी मन गंदम खरीदने पे मजबूर हैं जी। तो अब ये है कि ये नोटिस जो लिया है इन्होंने, अल्लाह रहम करे अब 2200 से भी ऊपर ना मामला चला जाए। देखें, बात ये है कि जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं और इंतहाई नोबल शख्सियत हैं। इनका तजिया अमूमन बहुत ही फेयर होता है और रियलिस्टिक होता है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ये है कि इंतहाई फेयर एनालिसिस करते हुए ये कहा है कि हमारा काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तकरीबन आधा वक्त गुजरने वाला है। अब ये है कि ये जवाज़ नहीं है कि हम हर चीज़ का मलबा पिछली हुकूमतों में डाल दें। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जी। दूसरी बात जो है वो ये है कि उनका ना वो विजन है, ना कभी उन्होंने किसी ऐसी डायरेक्शन की बात की जिसकी तरफ कुंडी साहब इशारा कर रहे थे, जिसका एडवाइज़र जो है वो इंफॉर्मेशन एडवाइज़र KPK के जो है जिनका जिक्र करते थे हर अपने स्टेटमेंट में, जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब के ना वो विजन है ना उनके उस तरह की डायरेक्शन का उन्होंने जिक्र किया है। बदकिस्मती ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 2-3 जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये कि उनके पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं होती, उनका ही नहीं है। मैं फैसल वावडा टाइप है, वो मिनिस्टर उनकी बात नहीं करता। वो तो ये है कि उनका वो ना कैलिबर ना लेवल है, ना उनसे किसी को खैर की तवक्को है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके बारे में ये अजीब बात है कि उनको जनरल नॉलेज उनका इतना कमज़ोर है। उनको ये पता नहीं है कि ये दिया मीर बादशाह डैम जो है इसकी प्लानिंग जो है ये पिछले दौर में मुकम्मल हो चुकी थी, इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो चुकी थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, सारी ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, एलोकेशन हो चुकी थी। 2018 और 19 का जो बजट हमने दिया उसमें खतीर रकम इसके लिए एलोकेट की गई, लेकिन इसके चंद महीनों के बाद जब इन्होंने टेक ओवर किया है अगस्त में, उसके बाद जब ये बजट लाए अपना, तो उसमें यह है कि वो जो रकम थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद ये कि अगले साल भी इन्होंने उसके लिए कोई वो जो है कोई एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन नहीं की। इसकी वजह से कोई तकरीबन 1.5 साल की डिले हुई है इसमें। कुंडी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसका काम जो है आज पहले शुरू हो जाना चाहिए, इसका आगाज हो जाता। बिल्कुल इसका आगाज पहले हो जाना चाहिए था। चीमा साहब, इसका जवाब जहांगीर साहब से भी लेंगे, मलिक साहब भी मौजूद हैं, कुंडी साहब भी मौजूद हैं, फ़ातिन नौज़ाद यहाँ एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो दावे KPK के हवाले से किए गए थे, जो बातें की गई थी, डैम्स की बात की गई थी, छोटे डैमों की बात की गई थी, वो कहाँ तक फुलफिल हुए हैं? तो जहांगीर साहब इसका जवाब दें। नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसका भी हम जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया था। उन्होंने कहा कि वो जो डैम्स थे KPK के, छोटे बड़े डैम्स 300 से ज़्यादा, उसका क्या हुआ? तो ये आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछते हैं। जी जहांगीर साहब। देखिए फारूकी साहब, बात ये है जी कि अब वो फिर यही वाली बात होगी कि जी वो जो डैम्स जो थे वो फिर हमारे, आप कहेंगे कि जी आपके 2 साल के अंदर, ये एक हुकूमत है, ये एक रियासत है, पाकिस्तान है, इसमें तकरीबन 70-72 साल से एक मुल्क है। तो ये एक जो डैम्स हैं या जो और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कौम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब सर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो समझ लेना। PRT कब बननी थी? 6 डेट्स दे चुके हैं आप लोग। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे कल भी एक प्रोग्राम में बात हुई है कि मैं ये कहता हूँ कि जी जो प्रोग्राम है, जो जहाँ पे जिसकी भी नेग्लिजेंस है, उसको पे करना पड़ेगा।
वो आज नहीं करेगा, कल करेगा, पे करना पड़ेगा उसको। अच्छा, मैं फिर ये कहता हूँ कि जो जैसे डैम्स हैं या और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हमें से सियासत करने के बजाय हमें मिलकर कोई काम करना चाहिए था, जो हमने माजी में भी नहीं किया। और अभी भी उसकी जो स्पीड है, जो उसकी रफ्तार है, वो बहुत स्लो है। और उसे जब तक हम करेंगे नहीं ना, तो ये आगे हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन जहांगीर साहब, मिलाकर चलाने की तो रविश आप लोगों ने खत्म की है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अलमिया ये है, यानी कोरोना के ऊपर आपको अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए था। हम देखें, विफाक सिंध के सामने खड़ा है, सिंध विफाक के सामने खड़ा है, आप खुद तवक्को रखते हैं लेकिन साथ लेके चलते नहीं है ना। मैं बताऊं, जहाँ तक कोरोना की आपने बात की सिंध के साथ, मेरा ताल्लुक क्योंकि सिंध से है, कराची से है जी। तो जब मैं कहता हूँ ताल्लुक कराची से, तो हमारे दोस्त नाराज होते हैं, कहते हैं आप सिंध का क्यों नहीं कहते अपने आप। अच्छा, समझे ना। तो देखिए, मैं वहाँ बताऊँ आपको कि जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने या वफाक ने कहा कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, सिंध ने कहा कि जी मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, जो कि ना हुआ, वो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हुआ। अच्छा, उसमें उसकी वजह ये थी कि कुछ एरिया जहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पर तो हुआ, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रिमोट एरियाज थे वहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा, उसका आज एंड ये हुआ कि आज हर आदमी जो है वो परेशान है। और अगर ये तरीके से पहले दिन से ही इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते और एक SOPs जो बनाई थी गवर्नमेंट ने, जो इंटरनेशनली भी बनी, जो पूरी दुनिया के अंदर बनी कि जी इसकी ये SOPs है, उसको फॉलो करवाया जाता और उस पर अमल करते हुए लोगों के साथ बैठ के तय किया जाता कि जी ये हमारी SOPs हैं और इंटरनेशनली भी यही हैं, आप इस पर अमल करेंगे, हम आपको इजाज़त देंगे काम करने की। लेकिन क्या हुआ कि आज खुद ब खुद सारी चीज़ें जो हैं, लोग खुद इस स्टेज पर पहुंच चुके थे कि अगर हम उसको मज़ीद सिंध गवर्नमेंट पाबंद करने की कोशिश करती तो वो रोडों पर आके खुद से शुरू कर देते। अभी मैं जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो उस वक्त मुझे फ़ोन आया कि जी ये शादी हॉल के हवाले से, और वो कि जी इससे लाखों इंसान बेरोज़गार हो गया है। वो ये कहते हैं कि जी कम से कम हमें इजाज़त दी जाए, कोई उसकी SOPs बना ली जाए, कोई तरीका का अख्तियार कर लिया जाए, लेकिन हम अपनी हमारी जो इंडस्ट्री है, कैटरिंग इंडस्ट्री, शादी और ये सारी वो चलनी चाहिए। अच्छा, उस पर भी मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर अगर आप SOPs के ऊपर ज़रिए अमल करते, लेकिन क्योंकि हमारी मवेशी मंडियाँ तो खोल दी हैं सिंध हुकूमत ने, आज अहकामात जारी कर दिए मवेशी मंडियों में। वो तो एक इवेंट है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि जैसे छोटी रमज़ान के अंदर कहा गया कि जी उसको खोलने से नुकसानात हुए, वो जो आखिरी दिन खोला गया लोगों ने तो थे, बहरहाल अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी की है, लेकिन अभी तक लोग भी इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे नसरुल्लाह भाई वगैरह ने इसको एक्सपीरियंस किया, आपने बताया, अभी वो कह रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल हो, अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है, और जिनके साथ ये हुआ है उनको पता है कि इसकी तकालीफ और इसकी परेशानी क्या। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि हमें कुछ मिलकर जो है, जब तक मैं क्योंकि सिंध में हूँ, मुझे सिंध के हालात का बहुत अच्छी तरह से इल्म है, कराची के हालात का बहुत इल्म है कि वहाँ की जब तक हुकूमतें आपस में अंडरस्टैंड नहीं करेंगी, आवाम सफ़र करेगी। सर, ये आप अपनी पार्टी से भी बात करते होते हैं वफाक में? मैं ज़रा नसरुल्लाह मलिक साहब, अब तवक्कुआत देखें कि MNA लेवल पर एक साहब फरमाते हैं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, और मिलकर काम करने की पॉलिसी से डैम्स भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन जब हम वफाक को, फ्लोर ऑफ द हाउस को, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए लोगों को और हिमसेल्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक टग ऑफ वॉर चल रही है। जब साथ मिलाकर चलाने की रविश नहीं है तो फिर एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं? मलिक साहब देखें, फारूकी साहब, आफ्ताब साहब बड़े नफीस आदमी हैं PTI के अंदर माशाल्लाह जी। और मैं समझता हूँ इनकी राय का PTI में ज़्यादा एहतराम होना चाहिए, मेरे बड़े हमारे हैं। लेकिन आप देखें मसला क्या है। मसला ये है कि जब आपकी लीडरशिप इस बात से खुश होती हो कि आप अपोजिशन को गालियाँ दे के रखें, आप अपोजिशन को हर वक्त दबा के रखें। आपको याद होगा जब ये हुकूमत बनी जी, तो इस हुकूमत में अपोजिशन ने सबसे पहले ऑफर की आए चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। बिल्कुल, कौन हुकूमत का काम होता है उनके साथ बैठना, कौन बैठा हुकूमत में से? कोई किसी हुकूमत के बंदे ने किससे बात करना गवारा नहीं किया। कोरोना जैसा क्राइसिस आया, आप देखें उसमें क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग से उठ के चले गए। आप अंदाजा करें कि जब आपकी सीरियसनेस ये हो कि आप किसी को, अपोजिशन को, दीगर पार्टीज को ऑन बोर्ड ना करना चाहें, और आपने लोगों को सिर्फ एक नारा देने की, अपने कारकुनों को जो बेचारे मेरे ख्याल में सोचने समझने में जरा कम अकल इस्तेमाल करते हैं, उनको सिर्फ एक ही नारा दिया, सारे चोर हम नेक। सारे चोर, हर वक्त यही आप राग लापते रहेंगे कि जी चोरी कर ली, लूट लिया। देखें, ये फरिश्तों का मुल्क नहीं है। अगर माजी में गलतियां थी, आज भी हैं। आपको उन चीज़ों से आगे निकल के कुछ इश्यूज़ पे और नेशनल इश्यूज़ पे आपको पॉलिसी बनाते हुए हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पार्टीज़ को, पार्लिमानी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करे। लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अब तो सब्र करें ना, एडमिनिस्ट्रेशन की हालत क्या है कि यानी आप 47 तर्जमान लगाते हैं किसी सूबाई हुकूमत के। यानी आपने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में
कोई ऐसी हुकूमत नहीं देखी होगी इसके 47 स्पोक्समैन हो, उनके लेटर जारी होते हैं। आज तक किसी हुकूमत में ये जरूरत नहीं हुई पूरी 72 साल तारीख में कि वो सरकारी ओहदों पे अपने कारकुनों को लगा के और उनके सारे इदारे उनके हवाले कर दिए जाते। कहीं टेक्नोक्रेट आते रहे, कहीं और लोग आते रहे, लेकिन अब सूरत हाल ये कि चाहते हैं कि हर जगह पे अपने अपने बंदे जो हारा हुआ इलेक्शन। लेकिन मलिक साहब शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके पास कितनी वजारतें थी? ये मानता हूं मैं कि तर्जुमान इतने ज्यादा रखना गलत बात है, लेकिन उनके अपने पास कितनी वजारतें थी जब वो वज़ीर आला थे? मैं यही कहता हूं ना, अगर शहबाज शरीफ ने यह गलती की थी, उसने वजारतें अपने पास रखी थी। आज देख लें वजारतें किसके पास हैं, आपको भी आइडिया हो जाएगा। पंजाब में देख लें, KPK में देख लें, फेडरल में देख लें, 15 मुआवने खुसूसी। यानी आप अंदाजा करें, अगर फर्ज करें माजी की, मैं ये कहता हूँ अगर माजी में गलत एक रवायत थी, गलत तरीकाकार था, उसको ये ठीक कर देते। इन्होंने सिर्फ वो नारे लगाए कि हम इसको ठीक करेंगे, माशाल्लाह उससे आगे काम बढ़ा दिया। मसला ये है कि अब देखें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चलें उनकी वजारतें उनके पास थी। सर किसी डिप्टी कमिश्नर को ये जरूरत थी कि सारे दिन दफ्तर में बैठा रहता? किसी SSP की जरूरत थी DPO की कि वो सारे दिन दफ्तर में बैठा रहता? सर लोग बाहर निकलते थे। आज जितने ब्यूरोक्रेट हमारे वाकिफ हो कहते हैं बड़े मजे हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो आटे का हम बुरान कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट, स्टॉक हो गया आटा। सारा मुझे बात बताएं, आप भी जर्नलिज्म में रहे हैं माशाल्लाह, आपने हर चीज देखी है, रिपोर्टिंग की है, एंकरिंग आप करते हैं। किसी SHO की मौजूदगी में, किसी DC की मौजूदगी में, किसी स्टॉकिस्ट की, एक दुकानदार की जरूरत है कि वो आटा स्टोर कर ले? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिल जाएंगे उन माफियाज के साथ, तो फिर यही होगा। बिल्कुल यही, बिल्कुल। अब मैं इसको सेकंड करता हूं आपकी बात को, क्योंकि सारा एक कार्टेल है और ऊपर से लेकर नीचे तक मिला हुआ है। निसार चीमा साहब, अब अगर सूरत हाल ऐसी ही है कि सारे कार्टेल्स आपके इर्द गिर्द बैठे हों और तर्जुमानों की फौज जफर मौज आपके इर्द गिर्द फिर रही हो और वही आप पैटर्न लेकर चल रहे हो जो माजी में हुक्मरान लेकर चल रहे थे, तो फर्क क्या है फिर इस तब्दीली में और पुराने पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो फिर गुजारिश करूंगा कि देखें, ये जो है ना, ये माइंड सेट एक तो बदलना चाहिए कि अपनी हर नाकामी और बदइंतज़ामी का मलबा पिछली हुकूमत पे, किसी हुकूमत ने आज तक इस तरह नहीं किया जिस तरह ये हुकूमत कर रही है। और डैम का जो आज काम शुरू हुआ है बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला इसे पाए तकमील तक पहुँचाएँ। लेकिन दो जो है खदशात जो हैं ये ज़रूर हमारे ज़हन में आते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हो कि जी ये कौम से चंदा मांगने लग जाएँ फिर डैम के लिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि अल्लाह ना करे कि ये इसका अशर जो है कोई BRT पेशावर जैसा ना हो। जब भी ये कोई मनसूबे की बात करते हैं तो फ़ौरन पता नहीं BRT पेशावर क्यों ज़हनों में आ जाता है। देखिए, बात ये है कि इस वक्त हमें ये है कि ये जो क्राइसिस है, जिस तरह देखिए मलिक साहब ने सही फरमाया कि हमने तो पहला जो पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ, पहले सेशन में ये मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आगे बढ़ के ये कहा कि आएँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसको ये है कि झटक दिया गया, हमारा जो कोऑपरेशन के लिए हाथ आगे बढ़ा। किसी मामले में आज तक इन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। कश्मीर का मामला हो, कोरोना का मामला हो, कोई और इकॉनमी का मामला हो, हर क्राइसिस में ये है कि उन्होंने ये जिस तरह होता है ना कि बस ये है कि सोलो फ्लाइट अपनी मर्जी से, और ये है कि हर चीज़ का मलबा अपनी, जिस तरह मैं फिर कहूँगा कि अपनी हर नायली और बदइंतज़ामी का मलबा पिछली हुकूमतों पे, ये तरीक़ेकार बदलना चाहिए, ये माइंड सेट बदलना चाहिए, ये माइंड सेट बदलना होगा। निसार चीमा साहब साथ रहिएगा, हमारे आफ्ताब जहांगीर साहब, बाकी सारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और जब अपोजिशन ये कहती है कि हमने साथ मिलकर चलना है, हम साथ मिलकर चलने को तैयार है, बात चार्टर ऑफ इकॉनमी की जाती है, इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं जिस पर अपोजिशन ने कहा कि हम साथ चलने को तैयार हैं। उसमें ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर खुद वीडियो लिंक से खिताब करते हुए उठकर चले गए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बोलने का मौका नहीं मिला। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं और उसके बाद फिर गिले शिकवे भी हैं। तो क्यों है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी और इस तरह की बहुत सारी बातें हुई और नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज किए। माशाल्लाह तज्ज़ियाकार है, एक अरसे से उन्होंने इस दश्त की सयाही कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। इसके ऊपर आफ्ताब जहांगीर साहब से बात करते हैं क्योंकि उन्होंने फ़ौरन निकलना है किसी और रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप तवक्को रखते हैं, लेकिन जब कोई आने के लिए चल के आता है आपके पास, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं कोरोना ख़त्म करने के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का साथ देना चाहता हूँ, आप लोग एकदम गायब हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कोई गायब नहीं होता।
अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल नेक नियति से आए तो कोई भी उसको नहीं करता, लेकिन क्योंकि इंटेंशन उसके पीछे कुछ और होती है। मैं आपको फारूकी भाई ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि आप चीमा साहब बैठे हुए मेरे कुलीग हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब गुफ्तगू करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है, ये उनसे भी पूछ लीजिएगा कि वहाँ का जो माहौल है वो अचानक इस तरह से हो जाता है कि हम खुद हैरान होते हैं कि यार एक आदमी आता है, दूसरे आते हैं, वो हाथ उठाते हैं कि जी, और उसके बाद वो शुरू होते हैं। और वो फिर जब आप ज़ातियात के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें, इशूज़ से हटकर जब आप बात गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे यहाँ से ट्रेजरी बेंच से भी लोग उठते हैं और उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, वो बदमज़गी हो जाती है। मैं आज तक मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं ये पार्लियामेंट में भी मामला बदमज़गी का तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में साथ लेके चले। यही तो बड़ा इशू है, यही सबसे बड़ा इशू है कि हम ऑपोजिशन में बहुत आसानियाँ होती हैं, बात करने की आसानियाँ हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है कि हम जब ऑपोजिशन में होते थे ना तो हमें बड़ी आसानी थी कि हम जब चाहते थे जिसको। लेकिन ये है कि ये अपोजिशन के साथ साथ देखिए कौम हमें भेजती है, लोगों ने हमें मुंतखब करके भेजा है हमारे अपने इश्यूज़ के लिए। उन्होंने मेरी ज़ाती इश्यूज़ के लिए, या मुझे, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे किसी की ज़ात के लिए डिफेंड करने के लिए नहीं भेजा, या अपोजिशन वालों को नहीं भेजा, उन्होंने इश्यूज़ के लिए भेजा। वो उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है, उन इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करनी है, ताकि ये इससे हमें निकलना होगा। मैं बार बार फिर ये कह रहा हूँ कि दोनों को भी निकलना होगा। आप अपनी गवर्नमेंट के लोगों को भी कहें कि वो अपोजिशन का रोल प्ले ना करें, इन्हें पता है गवर्नमेंट बनकर काम करें। हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर दोस्त हैं उन्हें पता है कि हम अपोजिशन, पहली दफ़ा हुआ है कि ट्रेजरी बैंक से भी उसी तरह तनकीद होती है जैसे कि अपोजिशन के यहाँ से होती है। राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब को शामिल करता हूं। कुंडी साहब, बड़ी तवक्कुआत हैं आफ्ताब जहांगीर साहब की बतौर MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो कहते हैं कि साथ मिलकर चलना चाहिए और डैम्स के मामलात भी हैं या दीगर मामलात हैं और सब बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर आप साथ दें। आप लोगों की तरफ से तो बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, मतलब मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से, फिर गवर्नमेंट भी थोड़ा नाराजगी दिखाती है। ये लाउबालीपन तो है ना सर दोनों तरफ से? देखिए, मुझे नहीं, मेरे भाई बिल्कुल सही, जमहूरी प्रोसेस में ये होता है, इलेक्शंस होते हैं, मुकाबले होते हैं, उसके बाद फिर इत्तेहाद बनते हैं, एक कोalition हुकूमतें भी बनती हैं, उसके बाद फिर जब एक हुकूमत बनती है, चाहे वो जिस तरीके से बने, हुकूमत जब बन जाती है तो उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत का एक सिलसिला चलता है और हमेशा अपोजिशन की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हुकूमत हमेशा ये काम करती है। यहाँ पर उल्टा काम ये हो रहा है कि हुकूमत को अभी तक ये भी तक उस पर बावर नहीं हो रहा कि हम हुकूमत में बैठे हैं, वो अभी भी समझ रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। आफ्ताब साहब की बात है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इनके लीडर को कौन समझाएगा? इनकी लीडर को तो ऐसे लोग पसंद नहीं जैसे आफ्ताब साहब जैसे संजीदा लोग जो उनको मशवरे दे सकें। वो कहते हैं प्रॉब्लम इनके पास ये है कि इनके जो बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं हम बिल्कुल अकल कुल है, हमें तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपोजिशन ने, चाहे वो कश्मीर का इशू आया, चाहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई, चाहे बाकी इशूज़ आए, चाहे भी रिसेंटली कोरोना का आया, तो हमेशा अपोजिशन ने कहा कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन इनके जो पार्टी के जो हेड हैं उनको जो है वो किसी के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही हरफन मौला है। और उनको उनका अपना, अगर वो खुद भी ठीक कर लेते हैं अपनी चीज़ों में, अगर उनके तजाद ना होता और चीज़ें ठीक कर लेते तो मैं समझता अच्छी बात है। लेकिन कोई भी हुकूमत अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकती। आप देखिए, जब हमारी हुकूमत थी, हमने जब 18th अमेंडमेंट किया, हमने जब बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, हमने अगर कानून साजी भी की, हमने हमेशा अपोजिशन को साथ ऑन बोर्ड लिया। आप देखें यूनानिमसली 18th अमेंडमेंट पास हुआ, उसके बाद अगर आप देखें कि बाकी अमेंडमेंट्स पास हुई, उसके बाद जो बिल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बिल्स यूनानिमसली पास हुए, यूनानिमसली, मतलब कोई 1-2% आप कहें कि। अब आप मुझे बताएं कि अब हम इनके साथ क्या करें? ये खैबर पख्तूनख्वा में देखें, कहते हैं कि सरकारी मुलाजिमत की उम्र जो है 63 साल होनी चाहिए, 3 साल बढ़ानी चाहिए। मरकज में ये बयान देते हैं कि नहीं 55 साल होनी चाहिए। अब सूबे में भी इनकी हुकूमत है, मरकज में भी हुकूमत है, इनकी सूबे और मरकज की कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है। मैं भी रिसेंटली देख रहा था, 2 दिन में चल रहा है कि जी पेंशन की उम्र 55 साल कर दें। अब KP में चल रहा है कि जी पेंशन की उम्र जो है 63 साल हो जाए। उस पर हाई कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन किया, या उस केस चल रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में शायद इसके ऊपर गए, और इधर मरकज में क्या नहीं 55 साल होना चाहिए। तो इनकी आपस की सूबों की कोऑर्डिनेशन अपने उसमें नहीं है, तो बाकी तो, और ये इनका कसूर भी नहीं है। देखें, कुछ लोग हैं कि जो इनके साथ 22 साल जो तो जहद में PTI के इनके दोस्त हैं, कुछ साथ थे, 22 सालों में भी उन्होंने कुछ लोग शामिल होते रहे। अब कुछ प्रॉब्लम ये हो कि इलेक्शन में कुछ लोग जो हैं वो डिप्यूट किए गए, कुछ रिक्रूट किए गए, कुछ पर्ची के जरिए आए, इनकी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब वो फ्रंट लाइनर्स तो वो हैं
जिनकी बहुत ज्यादा मेहनत थी वो बेचारे बैक बेंचर हो गए हैं। जो रिक्रूट होके आए हैं या पर्ची के जरिए आए हैं या डेपुटेशन पे हैं वो फ्रंट लाइनर हो गए हैं। अब इनकी और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इनका आपस में। और फिर देखें ये होता है पॉलिटिक्स में, माजी में अगर जो इन्होंने एमकेएम के खिलाफ जो बयान दिए, शेख रशीद के खिलाफ दिए, काफ लीग के खिलाफ दिए, जो भी पॉलिटिक्स में चलो एब्सोल्युटली राइट कुंडी भाई, एब्सोल्युटली राइट। आज जो अडॉप्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में होता है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कर रहे हैं, लेकिन आपको मुल्क को आगे चलाना है। आपको मुल्क को जब अपोजिशन के बगैर आप किसी सूरत मुल्क आगे नहीं चला सकते हैं। इन्होंने 2 साल 2.5 साल देख लिया ना कि 2.5 साल में इन्होंने क्या किया। हाँ, मैं मलिक साहब से फाइनल कमेंट लूंगा। मलिक साहब, अब टेक ऑफ के बाद अब फौरन कोरोना आ गया, टिड्डी दल आ गया, इसके अलावा और बहुत सारे बहरान आ गए, तो क्या फेस सेविंग का मौका मिलेगा हालिया गवर्नमेंट को कि बाद में ये कहने को मिलेगा कि जी कोरोना आ गया था, हम करते तो क्या करते? देखिए, फेस सेविंग का मौका ज़रूर मिलता फारूकी साहब अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत पे साबका हुकूमत को गालियाँ ना दे रहे होते कि उसमें इतना टैक्सेस था, जितना लेवीज इन्होंने बढ़ा दिया है, आपको अंदाज़ा होगा। यानी आप आवाम से निचोड़ रहे हैं, कोरोना से पैसे मरी है, आप उसकी जेब से पैसे निकालना चाह रहे हैं। इनको ज़रूर रिलीफ मिल जाता कोरोना क्राइसिस का, लोग फेस सेविंग देते कि ठीक है जी फंसे हुए हैं, जब लोगों का हॉस्पिटल्स में प्रॉपर इलाज हो रहा होता। आपको पता है लाहौर के हॉस्पिटल में 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है पर डे मरीजों से। जी मुझे पता है। इनको पता है, एहसास ही नहीं इनको कैसे लोग मर रहे हैं। आपके सरकारी अस्पतालों में कोई आपको एडमिशन देने को तैयार नहीं है। यानी आप कुछ तो काम करके दिखाते भी, कोरोना आया था हम कौम के साथ खड़े थे। आप वीवीआईपी बन के आप घूम रहे हैं, लोग बेचारे सड़कों में मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इनको कोई फेस सेविंग मिलेगी। हाँ, अगर ये आज से तय कर लें कि ये साबका हुकूमत को गालियां देने के बजाय, साबिक सियासतदानों को गालियां देने के बजाय अपनी कारकर्दगी लेकर रोजाना टीवी पे आया करेंगे। आज हमने हॉस्पिटल ठीक कर दिए हैं, आज हमने मरीजों का इलाज ठीक कर दिया है, आज हमने अद्वियात सस्ती कर दी हैं, आज आटे की फराहमी ठीक हो गई है, तो फिर तो लोग इनको माफ़ कर देंगे। लेकिन आप यकीन करें, इनके आप MNAs और MPAs अपने अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप जरा पंजाब में इनसे अपने हलकों में दौरा करके दिखाएं, इनको अंडे पड़ रहे हैं वहाँ हलकों में जाकर। इसलिए देखिए ये चीज़ें अब आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम बेचारों के साथ बड़ी ज्यादती है इन हालात में। बिल्कुल ठीक है जनाब। नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तज्जियाकार, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फैसल साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमानान भी हमारे साथ मौजूद रहे। ख्वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो बक दूसरे के ऊपर डालने का मामला है ना, ये अब इससे अब हमें बाहर निकलना होगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो। ये जो अपना मलबा दूसरे के ऊपर डालना और ये तवक्को रखना कि शायद पब्लिक इसको समझ के चुप होकर बैठ जाएगी। अब पब्लिक ना तो वो पब्लिक रही है और ना ही अब इस तरह के लॉलीपॉप्स पब्लिक्स को बहला सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को बड़ा संजीदा नोट्स के ऊपर फर्दर काम करना होंगे। दयामिर भाषा डैम के काम का आगाज़ बड़ा खुशाइंद है, अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह तवील मुद्दती जो काम है वो चलते रहना चाहिए। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।